अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इनहेरिटेंस से एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का आज सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। और आज के लेक्चर में हमने समझना ये है कि ये जो रेड ब्लड सेल के सरफेस पे जो एंटीजन्स बनते हैं, अगर वो एंटीजन ए है या एंटीजन बी है, जिस एंटीजन के बुनियाद पे हम ब्लड ग्रुप्स को नेम देते हैं कि आए एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए आता है या बी आता है या ए बी आता है या ओ आता है। तो अब इस एंटीजन्स को हमने समझने हैं कि रेड ब्लड सेल के सरफेस पर ये एंटीजन कैसे बनते हैं। तो आज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के सेकंड पार्ट में हमने समझना है फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। तो इसके लिए एक चीज को आप लोगों ने समझना होगा और वो ये है माय डियर स्टूडेंट कि रेड ब्लड सेल के सरफेस पे, मतलब हमारी बॉडी के जितने भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, सारे लोगों के आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक चेन पहले से मौजूद होता है जिसको ओलिगोसेकेराइड चेन हम बोलते हैं। ओलिगोसेकेराइड चेन, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो ये जो ओलिगोसेकेराइड होते हैं ये लिस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सारे रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर एक चेन पहले से मौजूद होता है जिसको ओलिगोसेकेराइड चेन कहते हैं। तो जब भी हमने रेड ब्लड सेल के सरफेस पे एंटीजन्स को प्रोड्यूस करना होता है तो ये जो आरबीसी के सरफेस पे जो ओलिगोसेकेराइड चेन होते हैं, पहले हमने इस चेन को कन्वर्ट करना होगा एच सब्सटेंस में। एच सब्सटेंस को एच एंटीजन का नाम भी हम बोलते हैं। और फिर इसी एच सब्सटेंस में कुछ हमने मॉडिफिकेशन करवाना होगा और उसी मॉडिफिकेशन के बाद फाइनली एच सब्सटेंस को हमने कन्वर्ट करना है उस एंटीजन्स में, जो आज का हमारा लेक्चर है कि कैसे इस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये स्केच आप लोगों ने जहन में याद रखना होगा। ओलिगोसेकेराइड चेन को पहले हमने चेंज करना है एच सब्सटेंस में और एच सब्सटेंस को फिर हमने चेंज करना होगा एंटीजन ए या एंटीजन बी में। लेट्स सपोज अब ये हमने कैसे करवाना है, तो पहले हमने समझना ये है कि हमने एच सब्सटेंस को कैसे प्रोड्यूस करना है, क्योंकि एच सब्सटेंस के बगैर एंटीजन्स पैदा नहीं होते हैं। ये जो एच सब्सटेंस होते हैं ये इसी एंटीजन्स के प्रिकर्सर्स होते हैं। तो पहले हमने समझना ये है कि हमने रेड ब्लड सेल के सरफेस पे ये जो ओलिगोसेकेराइड चेन है, इस ओलिगोसेकेराइड चेन को हमने कैसे एच सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होगा। फिर हमने बाद में ये बात करनी है कि एच सब्सटेंस को भी हमने एंटीजन्स में कैसे चेंज करना है। तो एच सब्सटेंस की फॉर्मेशन के लिए मैं आऊंगा क्रोमोसोम नंबर 19 में। याद रखिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं क्रोमोसोम नंबर 19 आप लोगों में कितने होते हैं, तो ज्यादातर बच्चे ये बोलेंगे कि सर 1 होता है। अल्लाह के बंदो, क्रोमोसोम नंबर 19 2 होते हैं। मतलब क्रोमोसोम नंबर 19 पेयर में होते हैं, क्योंकि हम एक क्रोमोसोम मदर से लेते हैं जिसको बोलते हैं मैटरनल क्रोमोसोम और एक फादर से लेते हैं जिसको बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। तो हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। पेयर में इसलिए होता है क्योंकि इस पेयर में हर एक क्रोमोसोम हम पेरेंट से लेते हैं, मदर से भी एक लेते हैं जबकि फादर से भी एक लेते हैं। तो अब क्रोमोसोम नंबर 19 पे एक इंपॉर्टेंट जीन होता है जिसको हम बोलते हैं एच जीन। ये जो एच जीन है, तो ऑलरेडी ये पॉइंट जहन में याद रखिए माय डियर स्टूडेंट कि हर एक जीन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको हम प्रोटीन कहते हैं। किसी भी जीन से जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आता है ना, द नेम ऑफ सच फाइनल प्रोडक्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम द जीन इज कॉल्ड प्रोटीन। तो ये जो एच जीन है क्रोमोसोम नंबर 19 पे, इससे एक प्रोटीन बनेगा जो बेसिकली एक एंजाइम होगा, बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। तो इसी एच जीन से जो एंजाइम बनेगा, इस एंजाइम का नाम होगा फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम। अब इस एंजाइम का रोल ये है कि ये जो रेड ब्लड सेल के सरफेस पे जो ओलिगोसेकेराइड चेन है, तो ये रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर ये जो ओलिगोसेकेराइड चेन है, तो इसी चेन के साथ एक मॉलिक्यूल अटैच होगा जिसको फ्यूकोज बोलते हैं। अभी इस ओलिगोसेकेराइड चेन के साथ फ्यूकोज मॉलिक्यूल की अटैचमेंट इस एंजाइम ने की, फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम, बिकॉज दिस एंजाइम ट्रांसफर फ्यूकोज मॉलिक्यूल टू द ओलिगोसेकेराइड चेन। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे साथ बना, ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे साथ बना, ओलिगोसेकेराइड चेन प्लस फ्यूकोज, सो दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉल्ड एच सब्सटेंस। अभी हम इसको बोलते हैं एच सब्सटेंस। तो मीन के एच सब्सटेंस इज इक्वल टू 2 थिंग्स, ओलिगोसेकेराइड चेन प्लस फ्यूकोज। सर ये फ्यूकोज क्या चीज है?
आप लोगों ने ग्लूकोज का नाम सुना होगा, फ्रक्टोज का नाम सुना होगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। अगर हम ग्लूकोज से एक ऑक्सीजन कम करें और यहां पर मैं O5 लिखूं तो अभी इसको हम बोलते हैं फ्यूकोज। तो फ्यूकोज बेसिकली हेक्सोज शुगर है, लेकिन डीऑक्सी हेक्सोज शुगर है, क्योंकि इसी हेक्सोज शुगर से हमने एक ऑक्सीजन को कम करना है। तो जब आप हेक्सोज शुगर से एक ऑक्सीजन को माइनस करें तभी हम इसको नाम देंगे फ्यूकोज। तो जब ओलिगोसैकेराइड चेन के साथ फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से फ्यूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो जाए, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एच सब्सटेंस। अभी इस एच सब्सटेंस में हमने ऐसे कौन से मॉडिफिकेशन करवाने हैं जिस मॉडिफिकेशन के बाद इस एच सब्सटेंस से हमने वो एंटीजेंस बनाने हैं, या वो एंटीजन ए होगा या एंटीजन बी होगा। तो अब माय डियर स्टूडेंट, हम आसान वर्ड में बोल सकते हैं कि एच सब्सटेंस की फॉर्मेशन जिस क्रोमोसोम की जिम्मेदारी है वो कौन सा है, क्रोमोसोम नंबर 19। अब हम आएंगे डियर स्टूडेंट दोबारा रेड ब्लड सेल में। अब ये जो रेड ब्लड सेल मैंने जितने भी लिए हैं ना, ये सारे न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल है। इनके रेड ब्लड सेल के अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है, और जो आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है इसको एरिथ्रोसाइट, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। सो एरिथ्रोब्लास्ट इज द न्यूक्लिएटेड फॉर्म ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बोला ना कि एच सब्सटेंस के लिए हमने न्यूक्लियस में लिया है क्रोमोसोम नंबर 19। अब हम लेते हैं माय डियर स्टूडेंट कि जब इसी एच सब्सटेंस से अगर हमने एंटीजन ए या बी वाले एंटीजन बना रहे हैं, तो अभी हम इस रेड ब्लड सेल के न्यूक्लियस से लेंगे क्रोमोसोम नंबर 9, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर 9 की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एच सब्सटेंस को कन्वर्ट करेगा ए और बी एंटीजन्स में। कैसे? लेट्स सपोज क्रोमोसोम नंबर 9 पर एक जीन है। याद रखिए जीन हमेशा पेयर में होता है, क्योंकि एक जीन आप लोग मदर से लेते हैं, एक जीन आप लोग फादर से लेते हैं। सो दिस पेयर ऑफ जीन या पेयर ऑफ एलील इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो लेट्स सपोज इसी क्रोमोसोम नंबर 9 पर ये जो जीनोटाइप है वो आपके पास है IA। तो मतलब लेट्स सपोज कि एक क्रोमोसोम के ऊपर IA होगा, जबकि इसके बिल्कुल पैरेलल सेम लोकस पर दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी IA जीन है। तो ये जो IA जीनोटाइप है या पेयर ऑफ जीन है, इस जीनोटाइप या जीन पेयर से जो एंजाइम बनेगा, इस एंजाइम को हम नाम देंगे ट्रांसफरेज एंजाइम ए, या सिंपली ट्रांसफरेज ए एंजाइम। अब ये जो ट्रांसफरेज ए एंजाइम है, ये एंजाइम आएगा और इस एच सब्सटेंस के सरफेस पर एक और मॉलिक्यूल अटैच करेगा। द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नागा। सर नागा का मतलब क्या है? नागा मीन एन एसिटाइल ग्लेक्टोजमीन या ग्लेक्टोजमाइन। सो नागा जो है ये बेसिकली एब्रिविएशन है एन एसिटाइल ग्लेक्टोजमाइन। सो जब एच सब्सटेंस के साथ इस जीन से पैदा होने वाले ट्रांसफरेज ए एंजाइम की मदद से नागा मॉलिक्यूल अटैच हो जाए, नाउ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंटीजन ए। अभी हम इसको नाम देते हैं माय डियर स्टूडेंट एंटीजन ए। तो एंटीजन ए की कॉम्पोजिशन सिंपली ये होगा कि एच सब्सटेंस प्लस नागा मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एंटीजन ए। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको 20-30 सेकंड में रिपीट जल्दी करवाता हूं। सबसे पहले हमने एच सब्सटेंस की फॉर्मेशन की। एच सब्सटेंस के लिए क्रोमोसोम नंबर 19 पे जो जीन है जिसको हम एच जीन का नाम देते हैं, एच जीन से बनेगा फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम। फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम आएगा और इसी एच सब्सटेंस के साथ फ्यूकोज मॉलिक्यूल अटैच करेगा। इस ओलिगोसैकेराइड चेन के साथ फ्यूकोज मॉलिक्यूल अटैच करेगा। ओलिगोसैकेराइड चेन प्लस फ्यूकोज इज इक्वल टू एच सब्सटेंस। फिर एच सब्सटेंस के साथ अगर हम नागा मॉलिक्यूल अटैच करें तो हम इसको बोलेंगे एंटीजन ए, और नागा मॉलिक्यूल की अटैचमेंट जिस एंजाइम के थ्रू हुई इसको हम बोलते हैं ट्रांसफरेज ए एंजाइम। और ट्रांसफरेज ए एंजाइम जिस जीनोटाइप या जिस जीन से आया, ये जीन क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर मौजूद है। अब हम देखते हैं कि रेड ब्लड सेल के ऊपर हमने एंटीजन बी का फॉर्मेशन कैसे करवाना है। लेकिन एक बात, जब भी किसी इंसान के आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए बने, उस इंसान का जो ब्लड ग्रुप होगा तो वो ए होगा। ठीक है जी। अब देखते हैं कि रेड ब्लड सेल के सरफेस पे एंटीजन बी के फॉर्मेशन कैसे होती है। दोबारा मैंने एच सब्सटेंस लिया है जिसमें एक ओलिगोसैकेराइड चेन है जिसके साथ फ्यूकोज मॉलिक्यूल अटैच है।
लेट सपोज हम दोबारा रेड ब्लड सेल के न्यूक्लियस में जाते हैं और अब इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर 9 पे जो जीन का पेयर है, लेट सपोज वो ब्लड ग्रुप बी का है, IBIB। तो इस IBIB जीन पेयर से या जीनोटाइप से जो एंजाइम प्रोड्यूस होगा, द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज कॉल्ड ट्रांसफरेज बी एंजाइम। अब ट्रांसफरेज बी एंजाइम आएगा और ये H सब्सटेंस के साथ ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल अटैच करेगा। तो जब भी रेड ब्लड सेल के सरफेस पे H सब्सटेंस के साथ ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल अटैच हो जाए, नाउ दिस इज कॉल्ड एंटीजन बी या सिंपली बी एंटीजन। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी के स्ट्रक्चर में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जब H सब्सटेंस के साथ नागा मॉलिक्यूल अटैच हो जाए इसको एंटीजन ए बोलेंगे, और जब H सब्सटेंस के साथ ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल अटैच हो जाए हम इसको एंटीजन बी का नाम देंगे। और जिस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी की फॉर्मेशन हो जाती है, हम कहेंगे कि इस इंसान का फिनोटाइपिकली ब्लड ग्रुप बी आएगा। अब देखते हैं कि हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर दोनों एंटीजन्स कैसे बनते हैं, ए और बी दोनों। और जिस इंसान के रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों बन जाए उस इंसान का ब्लड ग्रुप ए भी आएगा। हम दोबारा जाएंगे इसके लिए माय डियर स्टूडेंट रेड ब्लड सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर 9 पे। चलो अभी क्रोमोसोम नंबर 9 पे जो हमारे पास जीन पेयर है वो है IAIB, मतलब कि एक क्रोमोसोम के ऊपर IA है, इसके बिल्कुल पैरेलल सेम लोकस पे सेकंड वाले क्रोमोसोम के ऊपर IB होगा। अब IAIB ये हेटेरोजाइगल जीनोटाइप है, हेटेरोजाइगल जीन पेयर है, क्योंकि दोनों जीन दोनों एलील डिफरेंट है। तो ये जो IA एलील है इनसे बनेगा ट्रांसफरेज A एंजाइम, और IB एलील या IB जीन से बनेगा ट्रांसफरेज B एंजाइम। मतलब कि इस जीनोटाइप से दो मुख्तलिफ एंजाइम बने, ट्रांसफरेज A एंजाइम भी बना जबकि ट्रांसफरेज B एंजाइम भी बना। अब ये दोनों एंजाइम जो है इसका रोल ये होगा कि ये ट्रांसफरेज A एंजाइम आएगा ये वाला, और ये रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर कुछ H सब्सटेंस के साथ अटैच करेगा नागा मॉलिक्यूल। तो अभी हम इसको नाम देंगे एंटीजन ए, और ट्रांसफरेज बी एंजाइम आएगा, यह रेड ब्लड सेल के सरफेस पर H सब्सटेंस के साथ गैलेक्टोज मॉलिक्यूल की अटैचमेंट करवाएगा। तो जब H सब्सटेंस के साथ गैलेक्टोज मॉलिक्यूल अटैच हो जाए अभी हम इसको एंटीजन बी का नाम देंगे। इट मीन कि कुछ H सब्सटेंस को हमने एंटीजन ए में मॉडिफाइड किया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफरेज ए एंजाइम, और रेड ब्लड सेल के सरफेस पे कुछ H सब्सटेंस को हमने मॉडिफाई किया एंटीजन बी में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफरेज बी एंजाइम। तो अभी इसी रेड ब्लड सेल के सरफेस पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों है। तो जिस इंसान की आरबीसी पर ए एंटीजन बी हो और बी एंटीजन बी हो तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी आएगा। फाइनली अभी हम जाते हैं कि जो बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उस पर H सब्सटेंस तो बनता है आरबीसी पे, लेकिन उस आरबीसी के ऊपर H सब्सटेंस की कन्वर्जन एंटीजन में नहीं होती है। उसका वजह यह है कि हम अगर दोबारा रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस में चले जाए, और ये जो न्यूक्लियस में आप लोगों को नजर आ रहा है क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर 9 पे अगर फॉर एग्जांपल ये वाले जीनोटाइप प्रेजेंट हो स्मॉल आई, अब स्मॉल आई जो है इसके ऊपर आप लोगों को ए या बी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस स्मॉल आई जीनोटाइप से कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बनने वाला है जिस एंजाइम के थ्रू आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन्स बने। तो इस जीनोटाइप से ट्रांसफरेज ए एंजाइम भी नहीं बनेगा, ट्रांसफरेज बी एंजाइम भी नहीं बनेगा। तो जब कोई एंजाइम नहीं बनेगा तो इसी H सब्सटेंस की कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी। तो जब H सब्सटेंस की मॉडिफिकेशन नहीं होगी तो मतलब कि आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन्स नहीं बनेंगे। सो लेक ऑफ एंटीजन की वजह से, एब्सेंस ऑफ एंटीजन की वजह से ये जो पर्सन है इसका जो ब्लड ग्रुप है तो ये O आएगा। अंडरस्टैंड? सो मैंने आप लोगों को डिफरेंट डायग्राम की मदद से टीच किया। यहाँ पे हमारे पास बना जी एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए आएगा, यहाँ पे बना जी एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप बी है। यहाँ पे दोनों एंटीजन्स बने तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए भी होगा, जबकि यहाँ पे कोई एंटीजन हमारे पास नहीं बना है तो ये ब्लड ग्रुप ओ होगा। अंडरस्टैंड जी? अब फाइनली मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टीच करने जा रहा हूँ, जो एमसीक्यू ईटा एनएम डिकेट और नम्स टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है माय डियर स्टूडेंट, कुछ बच्चों का ख्याल ये होता है कि सर हमने तो सुना है ना कि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं है। तो जब रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो सर न्यूक्लियस तो एक सेल की मशीनरी होती है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होंगे क्रोमोसोम और जीन्स भी नहीं होंगे। तो सर लेक ऑफ न्यूक्लियस की वजह से रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर कैसे एंटीजन्स बनते हैं? तो याद रखिए रेड ब्लड सेल के दो मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, एक न्यूक्लिएटेड फॉर्म और एक नॉन या ए न्यूक्लिएटेड फॉर्म। न्यूक्लिएटेड फॉर्म ऑफ रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोब्लास्ट का नाम देते हैं, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल, क्योंकि रेड ब्लड सेल जब इनिशियली बोन मैरो में प्रोड्यूस हो जाता है उस
वक्त ये न्यूक्लिएटेड फॉर्म में होता है, इसमें तो न्यूक्लियस होता है। तो जब इसमें न्यूक्लियस जिस वक्त होता है, जिस वक्त हम इसको एरिथ्रोब्लास्ट का नाम देते हैं, उस वक्त ये सरफेस के ऊपर एंटीजेंस बनाएगा। और ये जो आरबीसी में कम से कम 200 मिलियन से ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है, ये सारे हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर भी बनते हैं उस वक्त जब रेड ब्लड सेल न्यूक्लिएटेड फॉर्म में होता है, जिस वक्त इसके अंदर न्यूक्लियस हो, एरिथ्रोब्लास्ट फॉर्म में हो। लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन भी बनेंगे और जब ये सारे एंटीजेंस भी जब बन जाते हैं, तब इसका न्यूक्लियस डिसअपीयर होगा। इस वक्त हम इसको एरिथ्रोसाइट्स का नाम देंगे कि मतलब अब इसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो ये ए न्यूक्लिएटेड फॉर्म में होगा या नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म में होगा। अब एमसीक्यू में ये भी आ सकता है ना कि भाई रेड ब्लड सेल से ये न्यूक्लियस क्यों खत्म हुआ, जरूरत क्या थी? इसलिए ताकि हीमोग्लोबिन को ज्यादा मैक्सिमम स्पेस रेड ब्लड सेल के अंदर मिले, क्योंकि किसी भी रेड ब्लड सेल के अंदर 200 मिलियन से ज्यादा हीमोग्लोबिन होते हैं। तो इस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को स्पेस देने के लिए न्यूक्लियस उधर से गायब होगा। नेक्स्ट पॉइंट एक ये है जो एमसीक्यूज में भी आ सकता है या आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जब रेड ब्लड सेल मैच्योर हो जाते हैं, जब इससे न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है, एरिथ्रोसाइट फॉर्म में आ जाते हैं, तो इससे माइटोकॉन्ड्रिया भी गायब हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रेड ब्लड सेल में खत्म होने के पीछे क्या लॉजिक है? वो लॉजिक ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक एरोबिक ऑर्गेनिल है, क्योंकि ये एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है। तो हम ये चाहते हैं कि रेड ब्लड सेल चूंकि हीमोग्लोबिन की मदद से हमारी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जब डिसअपीयर होगा तो हमारे रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन की मदद से मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारी पूरे बॉडी के सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट करवाएगा। लेट्स सपोज अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया खत्म नहीं होगा तो फिर 50% या बहुत ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया कंज्यूम करेगा और रेड ब्लड सेल फिर हमारी बॉडी के तमाम सेल्स की तरफ बहुत कम मिकदार में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। तो ये एक लॉजिक है कि माइटोकॉन्ड्रिया खत्म होगा तो वो ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल अपने साथ महफूज रखेगा और हमारी बॉडी सेल की हवाले करेगा। उम्मीद करता हूँ डियर कि आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत सिंपल वे में अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद जो इस लेक्चर का जो तीसरा पार्ट है वो हमारे पास है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसमें हमने सीखना है कि कैसे एक बंदा किसी बंदे को ब्लड दे सकता है, कैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन से ब्लड ले सकता है। उसके लिए मेरे पास बहुत अमेजिंग ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स की मदद से वो वाला पार्ट 3 वाला लेक्चर मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान करवाऊंगा। और हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आप लोगों को मैंने ब्लड ग्रुप से रिलेटेड भी सॉल्व करवाने होंगे, तो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करना होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखें, कामयाब रहें।